Hello dear students, in this video we are going to discuss class 9 science focus topics for chapter 13 why do we fall ill। तो इस चैप्टर से हम आज कुछ फोकस टॉपिक्स करेंगे यानी कि मस्ट टू डू टॉपिक्स, यानी ये टॉपिक्स तो आपको बिल्कुल अच्छे से करने ही हैं अपने एग्जाम्स के लिए। तो चलिए रेडी हो जाइए, अपनी पेन कॉपीज़ अपनी बुक्स और सपोर्ट मटेरियल को अपने पास रखिए और हम पढ़ते हैं। ये वाला चैप्टर शॉर्ट में करेंगे और जो फोकस टॉपिक्स हैं जो करने बहुत ज़रूरी हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज समझ लीजिए। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, ये इसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा जो इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, देयर कॉजेज एंड मैनिफेस्टेशन, डिजीज कोज बाय माइक्रोब्स यानी कि वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले, एंड देयर प्रिवेंशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन आ जाता है उसके अंदर और इम्यूनाइजेशन आ जाता है। हिंदी मीडियम के लिए भी हम साथ ही लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हम बीमार क्यों होते हैं या वाई डू वी फॉल इल, और इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप भी आपको यहाँ दिया गया है, इससे आप जल्दी से अपने चैप्टर को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था कि हेल्थ क्या है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हेल्थ क्या है बच्चों? हेल्थ इज़ अ जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सन माइंड एंड बॉडी। किसी भी व्यक्ति के लिए सामान्य शारीरिक और मानसिक अवस्था ही उसका स्वास्थ्य होता है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए एक डेफिनेशन दी है, द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन इज़ हेल्थ। ठीक है, तो WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बताया कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसकी शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक अवस्था जो है वो भी स्वस्थ होनी चाहिए। ठीक है, तो लोगों को स्वस्थ एवं रोग मुक्त रखने के प्रति जागरूक करने के लिए हमेशा हर साल जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अब जानते हैं कि डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री, यानी कि स्वस्थ रहने और रोग मुक्त होने में क्या फ़र्क होता है, बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज़ फ्री। इसमें सबसे पहला पॉइंट समझिए कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर पाता है, भरपूर उपयोग कर पाता है, तो वो हेल्दी है। और डिजीज़ फ्री होने का मतलब क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिजीज़। इसका मतलब है कि एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर आप में कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। बीइंग हेल्दी का मतलब होता है, स्वस्थ रहने का मतलब है कि व्यक्तिगत यानी कि हमसे रिलेटेड, भौतिक यानी हमारे आसपास जो है, और सामाजिक वातावरण जो है वो भी स्वस्थ है। बट बीइंग डिजीज़ फ्री, इसका मतलब क्या है कि इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल। अगर हम रोग मुक्त हैं तो उसमें केवल हम व्यक्तिगत बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ, एनर्जेटिक, द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ इज़ एनर्जेटिक। अगर व्यक्ति का अच्छा स्वास्थ्य है तो वो स्वस्थ कहलाएगा। एंड द इंडिविजुअल मे हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। लेकिन रोग मुक्त, अगर वो डिजीज़ फ्री है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर उसका स्वास्थ्य अच्छा भी हो सकता है और निर्बल भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि बीइंग हेल्दी का मतलब है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो और आपकी जो फिजिकल है, इंडिविजुअल एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, वो सब स्वस्थ हैं। लेकिन बीइंग डिजीज़ फ्री का मतलब क्या है कि आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है, आप बीमार बिल्कुल भी नहीं हैं। अगर हम कोजेज़ की बात करें, डिजीज़ एंड इट्स कोजेज़, तो क्या कारण होते हैं डिजीज़ के या रोग, और उनके होने के क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहले पॉइंट आता है पैथोजेंस। तो पैथोजेंस यानी कि हमारे जितने भी माइक्रोब्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, ये सब क्या है, हमारी बीमारी का कारण बन सकते हैं, ये डिजीज़ कोजिंग होते हैं। ठीक है, तो वायरस हो गया, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, ये सब हैं, बीमारी फैला सकते हैं, रोगों के कारण हैं। पुअर हेल्थ या अंडर नरिशमेंट है, अगर हम कुपोषित रहते हैं, हमारी हेल्थ जो है वो स्वास्थ्य जो है हमारा अच्छा नहीं है और हम अंडर नरिशमेंट रहते हैं, यानी कि पोषण अच्छे से नहीं लेते, खाना अच्छे से नहीं खाते, कुपोषित रहते। कुपोषण मतलब अच्छे से पोषण नहीं मिल पाना। हेरिडिटरी एंड जेनेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि अनुवांशिकता विभिन्नता भी हो सकती है, आपको अपने पूर्वजों से, अपने परिवार से भी जेनेटिकली ये बीमारियां मिल सकती हैं। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन, अगर हम टीकाकरण नहीं करवाते अच्छे से, टीकाकरण होता है इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन, अगर वो अच्छे से नहीं कराते तब भी हम बीमार पड़ सकते हैं। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर, वाटर एटसेट्रा। अगर हमारे आसपास का पर्यावरण जो है वो प्रदूषित है, हवा है, पानी है, वो प्रदूषित है, डर्टी वाटर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बीमार पड़ते हैं। तो कुछ कारण ये भी होते हैं, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिजीज़, यानी कि रोगों के प्रकार। रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं? यहाँ पर आपको 5 प्रकार के रोग लिखे गए हैं। एक्यूट, क्रोनिक, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस एंड कंजेनिटल। ठीक है, यानी कि तीव्र रोग, दीर्घकालिक रोग, संक्रामक और असंक्रामक, और उसके अलावा जन्मजात रोग। एक्यूट डिजीज़ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। एक्यूट मतलब छोटा, यानी कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, एक्यूट एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम के होते हैं। एक्यूट डिजीज़ भी उसी प्रकार से आप समझ सकते हो, याद रख सकते हो कि
ये ऐसे डिजीज़ होते हैं जो कि बहुत छोटे पीरियड के लिए रहते हैं, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड अफेक्ट बॉडी सडनली एंड क्विकली। और ये हमारी बॉडी को सडनली एकदम अचानक से आ जाते हैं, लेकिन जल्दी ठीक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोल्ड हुआ, कफ हुआ, टाइफाइड हुआ, ये एक्यूट डिजीज़ आते हैं। लेकिन हिंदी में भी अगर इसको समझें तो तीव्र रोग वो रोग होते हैं जो कम समय के लिए होते हैं, जैसे कि सर्दी जुकाम। क्रोनिक डिजीज क्या कम इसमें द डिजीज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीज यानी कि दीर्घकालीन लंबे समय के लिए चलने वाले, अधिक समय तक चलने वाले रोग दीर्घकालिक रोग होते हैं। जैसे कि कैंसर हो गया, वो काफ़ी टाइम तक चलता है, इवन हमारे लाइफ टाइम, हम जब तक जीते हैं जब तक रहता है। क्षय रोग यानी कि टीबी हो गया, और फील पाओ एलिफेंटियासिस भी होता है, इसी प्रकार का रोग होता है वो भी। उसके बाद है इन्फेक्शियस डिजीज, इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, यानी कि संक्रामक रोग, संचारी रोग, कुछ भी कह सकते हैं इसको, इसके लिए ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। द डिजीज विच स्प्रेड ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि ये ऐसे रोग होते हैं जो कि हमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन से पहुंचते हैं। रोगाणु या सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं, और ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को फैलते हैं। संक्रामक रोग के द्वारा जो उत्पन्न होने वाले विभिन्न कारक हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, कृमि, ये सब क्या करते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज यानी कि नॉन कम्युनिकेबल असंक्रामक रोग क्या होते हैं, द डिजीज विच डज नॉट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट बिटवीन इन्फेक्टेड और हेल्दी पर्सन। तो अभी हमने बात की कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होते हैं वो हेल्दी और इन्फेक्टेड यानी कि जो बीमार व्यक्ति है उन दोनों के कांटेक्ट में आने से फैलते हैं। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ बिल्कुल उल्टे होते हैं, वो ऐसे संपर्क में आने से नहीं फैलते, बल्कि उनका कारण क्या होता है, उनका कारण होता है बच्चों, देखो, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, अन्य व्यक्तियों को ये नहीं फैलते, जैसे कोई हृदय रोग हो या कोई एलर्जी हो। ठीक, अब इसके अंदर कुछ टाइप्स हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो हैं बेटा, उनमें ये टाइप्स हैं कि या तो वो डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं, हमारे भोजन में हम कोई पोषण नहीं ले रहे हों तो इट इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। कोई न्यूट्रिएंट अगर हम नहीं ले रहे, कोई पोषक तत्व तो हमारा मिसिंग हो रहा है और धीरे धीरे करके उसकी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, फिर हमें ये डिजीज़ हो सकता है। जैसे कि गोइटर, घेंगा इसको बोलते हैं हिंदी में, एक और होता है थायराइड, ठीक है। उसके बाद डीजनरेटिव डिजीज़, फॉर एग्जांपल एथराइटिस, अपक्षीय रोग हो सकते हैं जैसे कि गठिया। उसके बाद है एलर्जीज़, तो कोई एलर्जी हो सकती है, या कैंसर, ठीक है, तो कैंसर भी इसी प्रकार की बीमारी का एक प्रकार है। उसके बाद आता है कॉन्जेनिटल डिजीज़ यानी कि जन्मजात रोग, ऐसे रोग जो किसी व्यक्ति को अपने जन्म से ही होते हैं, और वो किस वजह से हो जाते हैं बेटा, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ या फिर किसी डिफेक्ट की वजह से। एम्ब्रियो में ही, जब गर्भ में होता है बच्चा, उसी टाइम पे उसकी डेवलपमेंट में ये जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है, वह रोग जो व्यक्ति को जन्म से ही होता है, वो अनुवांशिक आधार पर होते हैं, इसीलिए इनको जन्मजात रोग कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हीमोफीलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हमने अभी बात की ना संक्रामक और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ यानी कि असंक्रामक रोगों के बारे में, तो इसके बीच डिफरेंस कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपको टेबुलर फॉर्म में दे दिया गया है, डिफरेंसेस, अंतर बताने हैं इनमें। तो देखिए, इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या है, दीज डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल क्या करते हैं, वो नहीं फैलते हैं, एक दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं। दीज आर कोज ड्यू टू पैथोजेंस लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया। तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो रोगाणुओं की वजह से होते हैं, माइक्रोब्स की वजह से होते हैं, इनको पैथोजेंस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बीमारियाँ फैला रहे हैं, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए। और लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं वो रोगाणु को छोड़कर अन्य कई कारणों से फैल सकते हैं। ओके, अब अगर बात करें कि इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो बेटा क्रोनिक या एक्यूट कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस प्राइमरी बाय क्रोनिक नेचर, वो क्रोनिक नेचर के होते हैं। जो एक संक्रामक रोग होते हैं वो लंबे समय तक चल सकते हैं, लेकिन संक्रामक रोग तो छोटे और कम समय के लिए होते हैं, या फिर क्रोनिक भी हो सकते हैं, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ के एग्जाम्पल ज़रूर लिख दो, ठीक है। डिफरेंसेस जब भी लिखते हो तो इसी प्रकार आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, टेबल बनाकर बीच में एक लाइन खींचिए, और जो दो चीज़ों के बीच में जब आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है, उनको एक तरफ लिखिए, पॉइंट्स बनाकर लिखिए, और एग्जाम्पल वाला पॉइंट आप ज़रूर डालिए, है ना। तो उससे क्या होता है, आपका एक पॉइंट बढ़ जाता है और आप एग्जाम्पल्स आसानी से याद कर पाते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए कॉमन कोल्ड, टीबी हो गया, और नॉन इन्फेक्शियस यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए क्वाशरकॉर एंड कैंसर, ठीक है। उच्च रक्तचाप हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होते हैं, इनको बेटा रोगाणु कहते हैं। ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनसे कई तरह के
बीमारियां फैलती हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया और वॉर्म यानी कि कृमि हो गए। ठीक है, तो बीमारी और संक्रमण पैदा करने के लिए ये कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं और इन्हें संक्रामक कारक भी कहते हैं। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ की हम बात करते हैं, संक्रामक रोगों की, वो किन की वजह से फैलते हैं? इन पैथोजेंस यानी कि रोगाणुओं की वजह से ही फैलते हैं और ये समुदाय में बड़ी तीव्रता से फैलते हैं। समुदाय में यानी कि जहाँ भीड़ की जगह होती है वहाँ जल्दी ये फैलते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस भी एक रोगाणु है और ये बड़ी आबादी में संक्रमित करते हैं और इसको महामारी भी कह सकते हैं, जैसे कि हैजा हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं जो लंबे समय तक रहती हैं। उसके बाद आपको दिया गया है इन्फेक्शियस एजेंट्स और डिजीज़। ठीक, तो यहाँ पे आपको रोगाणु दिए गए हैं और साइड में आपको इससे होने वाले डिजीज़ के नाम भी दिए गए हैं। तो इन्हें आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें कि वायरस से जो होने वाले रोग हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। डेंगू या पोहो, फ्लू, फॉच, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी एट्सेट्रा। तो ज़्यादा नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 या 3 नाम याद कर लीजिए जो आसान है, जो आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो उनमें से कॉमन कोल्ड आप याद कर सकते हो, इन्फ्लुएंजा भी कॉमन कोल्ड की तरह ही होता है, एड्स, चिकन पॉक्स, इनको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो ये वायरस से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में कॉलेरा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, टाइफाइड और टीबी, इन 4 नामों को आप आसानी से याद कर सकते हो। फूड पॉइजनिंग भी बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। फंजाई में देखिए, फंजाई में जनरली हमें ऐसी बीमारियां होती हैं जो स्किन से रिलेटेड होती हैं, जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गया, रिंगवॉर्म हो गया। ठीक है, ये कैसे होते हैं? ये हमारी स्किन पे जो एलर्जी हो जाती है उनसे ये फंजाई की वजह से ही होते हैं। उसके बाद देखिए प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। प्रोटोजोआ से बच्चों मलेरिया हो सकता है, काला अजहर बोलते हैं जिसको, ये भी हो सकता है। मेबिक डायसेंट्री है और स्लीपिंग सिकनेस, ये कुछ नाम हैं। तो वॉर्म्स से होने वाले कौन से हैं? इंटेस्टिनल वॉर्म्स हो जाते हैं, यानी कि हमारे आंतों में कृमि हो जाते हैं और फिर वो इन्फेक्शन कर देते हैं पेट में और हम बीमार पड़ जाते हैं। वॉर्म्स की वजह से एलिफेंटियासिस भी हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें आपसे पूछा जाता है कि रोग के फैलने के क्या क्या कारक हो सकते हैं, साधन क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे रोग फैल सकते हैं। तो आप इस चार्ट से इजीली समझ सकते हो और नीचे आपको इसमें थ्योरी भी दिया गया है, समझाया गया है कि थ्रू एयर, थ्रू वाटर, वेक्टर्स की वजह से, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से और फिजिकल कांटेक्ट की वजह से ये बीमारियां जो हैं वो फैल सकती हैं। संक्रामक रोगों की हम पर्टिकुलरली बात करें क्योंकि यही है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचते हैं, फैलते हैं। तो वायु के द्वारा, जल, भोजन के द्वारा, रोग वाहकों के द्वारा। ठीक है, तो देखिए ज़रा चार्ट से हम इसको इजीली समझ सकते हैं और आप नीचे दिए गए इस थ्योरी को भी रीड आउट कर सकते हैं। ये देखिए हम चार्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये इन्फेक्टेड पर्सन है, यानी कि एक संक्रमित बीमार व्यक्ति है और यहाँ पर है हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ व्यक्ति है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डायरेक्ट कांटेक्ट से हमने इसके कपड़ों को या जो बर्तन हैं इनके साथ खाना खाया है, तो एक हेल्दी पर्सन को ये जा सकते हैं और वो भी बीमार हो सकता है। उसके बाद बाय एयर, यानी कि एयर से, मान लीजिए इसने खांसना या छींकना शुरू कर दिया और जो हवा में जो वाटर वेपर्स होती हैं या वायु के द्वारा कुछ कण जो हैं वो इसके शरीर तक या कैसे इसी आसपास की जो सरफेस होती है, टेबल पर, बुक्स पर, पेन पर, वो लग जाते हैं और फिर उसको जब एक स्वस्थ व्यक्ति छूता है और अपने मुंह के आसपास अपने हाथ को लेकर जाता है या काफ़ी टाइम तक हाथ नहीं धोता है, जैसे कि कोरोना के केस में हुआ, तो इस प्रकार भी ये व्यक्ति बीमार हो सकता है। उसके बाद डायरेक्ट कांटेक्ट में हम हाथ मिला रहे हैं या सेक्सुअल कांटेक्ट या कोई भी कांटेक्ट हम कर रहे हैं तो उससे भी बीमार हो सकते हैं। बाय फूड हो सकते हैं। ठीक है, अब ये फूड जो है यहाँ रखा हुआ है, इन्होंने इसी प्रकार कोई बीमार व्यक्ति है उसके साथ हम खाना अवॉइड करें, शेयरिंग करना अवॉइड करें अगर वो बीमार है तो इनसे भी हमें फैल सकता है। इसके अलावा आप देख रहे हो कि मॉस्किटो या इंसेक्ट्स हैं कोई, जब वो उसको काट के दूसरे व्यक्ति को काटेगा तो भी ये फैल सकता है। इसी प्रकार डॉग्स हैं, डॉग्स जो होते हैं वो रेबीज से इन्फेक्टेड होते हैं, वो अगर हेल्दी व्यक्ति को काट ले तो उनको भी बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एड्स, एड्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इसकी फुल फॉर्म ही आ जाती है, तो आप इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से याद कर सकते हैं। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो है वो रेट्रोवायरस, एक HIV नाम का वायरस होता है जिसकी फुल फॉर्म है HIV वायरस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV की फुल फॉर्म होती है और ये एक वायरस का नाम है। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? इसकी वजह से एड्स की बीमारी होती है और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि एड्स किस वजह से फैलता है, इसके संचरण होने के क्या कारण हैं।
तो सबसे पहले तो ये थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट पहुंचता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि जो ब्लड होता है उसको अगर किसी व्यक्ति को दिया जाए। यूज़ ऑफ इन्फेक्टेड निडल और ब्लेड यानी कि इन्फेक्टेड निडल या जो हम सुइयाँ इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, उससे भी ये फैल सकता है। चौथा कारण क्या हो सकता है, दिस में ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फॉयटस। अगर माता अगर इन्फेक्टेड है, संक्रमित हैं एड्स से, तो उनके गर्भ में जो शिशु है उसको भी वो हो सकती है। अब इसके प्रिवेंशन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एक तो हमने बात की कारण कि वो किस तरीके से फैलते हैं, फिर हम बात करेंगे निवारण की, वो किस तरीके से हम इसको होने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो अवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। जब भी किसी व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, उसको ब्लड देना पड़ता है, तो उस टाइम पे इन्फेक्टेड ब्लड ना चढ़े हमारे शरीर में, ट्रांसफ्यूजन ना हो उस ब्लड का, वो बहुत ध्यान से ये चीज़ें की जानी चाहिए। दिस कैन बी डन टेस्टिंग वेदर द ब्लड इज़ HIV नेगेटिव और नॉट। HIV का टेस्ट ज़रूर होना चाहिए अगर आपको ब्लड देना है, नहीं आपको लेना है। ऑलवेज यूज़ डिस्पोजेबल निडल। डिस्पोजेबल निडल को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि एक बार जो इंजेक्शन वाली सुई है उसको इस्तेमाल कर ले, उसके बाद उसको फेंक देना चाहिए। और अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट यानी कि अनजान व्यक्ति से यौन संबंध से बचना चाहिए। और अवॉइड द सेम रेजर यूज्ड इन द सैलून। सैलून्स में दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे भी ये फैल सकता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। इस टॉपिक में बेटा हम बात करेंगे कि जो माइक्रोब्स हैं जब हमारे शरीर में एंटर करते हैं, यानी कि जो जीवाणु हैं या कोई भी रोगाणु है, वो हमारे शरीर में जब एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो वो हमारे शरीर के किस ऊतक को या किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखिए, समझिए, माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द नोज़। जो भी माइक्रोब्स हमारे नोज़ के थ्रू एंटर करते हैं तो वो किसको इन्फेक्ट करेंगे, हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को। यदि कोई रोगाणु वायु के द्वारा नाक से प्रवेश करता है तो उसका जो संक्रमण है वो हमारे फेफड़ों में होता है। जैसा कि आपने जाना होगा कि क्षय रोग में, TB में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। अगर आपको वीडियो क्वालिटी का इसमें दिक्कत आती है तो आप वीडियो क्वालिटी को साइड में, आपके राइट साइड में, अप साइड में 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, वहाँ से आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, उसके बाद माइक्रोब्स विच एंटर थ्रू द माउथ। अगर वो माउथ से एंटर करते हैं तो हमें वो टाइफाइड और लीवर में जाकर वो बैक्टीरिया विच कॉजेज जॉन्डिस, वो जॉन्डिस भी कर सकते हैं, यानी कि पीलिया नामक रोग कर सकते हैं। उसके बाद जो वायरस विच कॉजेज एड्स एंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड स्प्रेड थ्रू द लिम्फ टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डैमेजेस इम्यून सिस्टम। विषाणु यानी कि वायरस जो है वो जनन अंगों से प्रवेश करता है और पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को, यानी कि नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। वायरस विच कोजेज जापानीज एंकेफेलाइटिस, यानी कि इसको हम ब्रेन फीवर भी कहते हैं, वो हमारे बॉडी में मॉस्किटो बाइट की वजह से एंटर करता है एंड गोज एंड इन्फेक्ट्स द ब्रेन, और हमारे ब्रेन को, हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, संक्रमित कर देता है। अब बात करेंगे उपचार के नियम क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होते हैं। तो ये बात हम सब प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन यानी कि निवारण के सिद्धांतों की बात करें तो हम बीमारियों को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से बचाव अच्छा होता है ना। तो अगर हम बात करें इसकी विधियों की कि कैसे इलाज किया जा सकता है, तो सामान्य विधियों से और रोग विशिष्ट विधियाँ, यानी कि जनरल वेज होता है और स्पेसिफिक वेज, 2 तरीके से हम इनको ठीक कर सकते हैं। तीसरी बात आती है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन की। जनरल वेज में हम क्या करते हैं, सामान्य विधियों में हम रोग का निवारण करने के लिए सामान्य विधि से रोग को दूर करते हैं। वायु से अगर फैला है कोई संक्रमण तो रोग से बचने के लिए हमें भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाना है। अगर पानी से फैल रहा है तो हमें पानी को उबाल कर पीना है। इस प्रकार रोग वाहक सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलने वाले रोग जो हैं, जैसे कि मलेरिया, वो हमें, जैसे हम मच्छरों से मलेरिया फैलता है तो मच्छरों को भी अपने पास ना आने दें, मच्छरों से बचाव रखें। तो ये हो गए जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन कि हम आम तरीके से, सिंपल तरीके से हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। फिर अब बात की, जब रोग हो गया है, किसी पर्टिकुलर रोग या पर्टिकुलर किसी डिजीज से बचने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो स्पेसिफिक वेज यानी कि रोग विशिष्ट विधियों में हम बात करते हैं टीकाकरण की, प्रतिरक्षीकरण की। तो अगर बात आती है इम्यूनाइजेशन तो वो सेम है वैक्सीनेशन और टीकाकरण और ये प्रतिरक्षीकरण, क्योंकि टीकाकरण से ही हम क्या करते हैं, इन बीमारियों से बचने के लिए अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ को डेवलप करते हैं ताकि इन बीमारियों से हम अपने आजीवन, पूरे लाइफ टाइम बचे रहें। तो वैक्सीन काम कैसे करते हैं, वैक्सीनेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ वैक्सीन टू हेल्प द इम्यून सिस्टम डेवलप प्रोटेक्शन फ्रॉम अ डिजीज।
वैक्सीन कंटेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ वीकेंड और किल्ड नॉन इन्फेक्टिव स्टेट। इसमें यानी कि जो टीका होता है जब हमारे शरीर में उसको डाला जाता है तो वैक्सीन के अंदर जो रोगाणु है यानी कि जो रोग कारक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसके लिए जो डिपेंडेंट है, उसको हम क्या करते हैं वीकेंड या फिर किल्ड फॉर्म में, वो नॉन इफेक्टिव होता है उस टाइम पे, वो अधमरी हालत में होता है या फिर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और हमारे शरीर में जाकर इतना असर नहीं दिखा पाता जितना कि वो एक्टिव स्टेट में दिखा पाता है। तो हमारी जो शरीर है वो उससे लड़ने में कामयाब हो जाती है, प्रतिरक्षीकरण करती है, एंटीबॉडीज़ को डेवलप करती है। सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई गई थी वो बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए, और इसको इन्वेंट किया था एडवर्ड जेनर ने 1796 में। और काफ़ी सारे बीमारियों के लिए टीकाकरण वैक्सीनेशन की जाती है, जिनमें टिटनस का, डिप्थेरिया, होपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो के लिए ड्रॉप्स दिए जाते हैं, वो भी एक टीकाकरण ही है। बीसीजी यानी कि बैसिलस कैलमेट गिरिन का, एंड यूज्ड अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ टीबी से बचने के लिए ये टीका दिया जाता है। तो काफ़ी सारे टीके हैं उपलब्ध, उनको भी लगाया जाता है। और आप देख रहे हो कि एक नया वैक्सीनेशन भी आ गया है जो कि कोरोना के लिए लगेगा, कोवैक्सीन। ओके, आगे बात करेंगे। हमें यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें बीमारी के नाम दिया हुआ है, उसके लिए कौन सा रोगाणु वो करता है, और वेक्टर क्या है और सिम्टम क्या है, यानी कि बीमारियों से, ये जो बीमारियां हैं किस सूक्ष्मजीव की वजह से हो रही हैं और उसको कैरी कौन करता है, कौन इसका वेक्टर है, उसके बारे में दिया हुआ है। तो इस चार्ट को भी आप एक बार पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। तो बच्चों, ये थी आपके चैप्टर 13 की वीडियो मैंने बना दी है ताकि आप इस चैप्टर को समझ सकें। दोनों मीडियम्स के लिए है। अगर आप कोई भी सहायता, कोई भी मेरे लिए आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या टेलीग्राम लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसे डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही।